हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो भाई आज हम लोग अपना क्या चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीशन करने वाले हैं। सो हेडिंग डालते हैं बेटा, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, इनके बारे में बेटा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, पहले मैं एक बार सा डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देती हूँ इनका। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसका डिटेल सेम जैसा अभी हमने सेंट्रियोल का डायग्राम देखा वैसा ही अभी हम डायग्राम इसका फ्लैजिला का भी बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका एक बार सीलिया फ्लैजिला का डिफरेंस कर लेते हैं। छोटे छोटे से कुछ डिफरेंस हैं, 3-4 डिफरेंसेस, तो आपको एटलीस्ट वो पता चल जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो सीलिया जो होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बनाकर दिखाया था, तो बहुत सारे नंबर ऑफ सीलियाज बनाए थे। ठीक है ना, तो जो नंबर है, अगर हम सीलिया की बात करें तो जो नंबर है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 3000 तक के भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बाकी अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो दैट इज यूजुअली 1 to 4 पर सेल। ठीक है, मैक्सिमम 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम सीलिया की बात करें तो ये कैसे होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल साइज के होते हैं। और जो फ्लैजिला की बात करें तो वो लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, सो दे आर लार्जर इन साइज। तो यहाँ पर ये भी एक डिफरेंस बनता है सीलिया और फ्लैजिला में। ठीक है, मेन जो इनका फंक्शन आता है वो मैं अभी आपको इनके फंक्शंस लिखवाऊंगी। जो डिफरेंस है बेसिकली वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो सीलिया है वो पूरी बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट, और द मेजर पार्ट जो होते हैं उधर प्रेजेंट होते हैं। सो throughout or major part of the surface of cell, और अगर हम फ्लैजिला की देखें तो वो एक एंड पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, so they are present at one end of the cell। ओके ना, इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं आपको इसका फंक्शन लिखवा दूं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेटा सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शंस ना पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ओके ना, तो जो फंक्शन है, इसका फर्स्ट फंक्शन है दैट इज इट इन्वॉल्व्स इन द लोकोमोशन, ये चलने फिरने में काम करवाता है। ठीक है, दूसरा फीडिंग हैबिट्स में भी। ठीक है, अगर किसी को फूड इनटेक करवाना है तो फीडिंग के लिए भी बेसिकली ये हेल्प करता है। और इसके साथ साथ इसका फंक्शन है बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो हर चीज को सर्कुलेट करवाना, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सीलिया। ओके ना, बट अगर हम लोग यहाँ पर फ्लैजिला की बात करें तो ये जो फ्लैजिला है दिस इज ओनली एंड ओनली इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। ठीक है, ये किसी और चीज में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन इसका फंक्शन होता है। तो दिस इज ओनली एंड ओनली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। गॉट माई पॉइंट, क्लियर हो गया बेटा सबको। चलो अब मैं आपको इसका यहाँ पर ये जो सीलिया फ्लैजिला है इसका मैं आपको यहाँ पर कुछ अक्रेंस भी बता देती हूँ। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ सीलिया फ्लैजिला की बात करें तो ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम यूकैरियोट में देखें तो सीलिया फ्लैजिला दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। बट अगर हम लोग यूकैरियोट में देखें तो सीलिया फ्लैजिला यूकैरियोट से डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है ना, तो इसकी एक बार हम लोग अक्रेंस लिख लेते हैं। इसकी हम लोग एक बार बेटा अक्रेंस लिख लेते हैं। कहां पर, इन यूकैरियोट, इन यूकैरियोट्स। ठीक है, बोथ स्ट्रक्चरली सिमिलर, दे आर बोथ स्ट्रक्चरली सिमिलर। और अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की, तो इन प्रोकैरियोट्स structurally different from eukaryote।
स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स। ठीक है, अब मैं इसमें आपको अगेन यहाँ पर फ्लैजिला का एक बार डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ, बेटा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं डायग्राम बनाऊं अगेन मैं आपको फिर से वही समझाऊंगी कि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, बाउंडेड स्पेस जो होती है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये एक चीज बता देती हूँ, ये रहा मेरा हैशटैग। और अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना कि वहां पर अभी हमने सेंट्रियोल देखा था, तो सेंट्रियोल के अंदर ट्रिपलेट प्रेजेंट थे, बट यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, द डिफरेंस इज देयर इज नो ट्रिपलेट्स दे आर प्रेजेंट, देयर इज ओनली डबलेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये रहा हमारा ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये रहा हमारा बी माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज ए, दिस इज बी, ये दोनों को मिलाकर के क्या बना, दिस इज सिंगल, दिस इज सिंगल डबलेट। ठीक है, तो वहां पर हमारा ट्रिपलेट था, एक माइक्रो, बेसिकली अगर हम एक ट्रिपलेट देखें तो उसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल थे, बट यहाँ पर कितने हैं, टोटल 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर प्रेजेंट। और ऐसे स्ट्रक्चर हमारे कितने प्रेजेंट होंगे, टोटल 9 प्रेजेंट होंगे। कहां पर प्रेजेंट होंगे, पेरीफेरी पर। ठीक है, जो आउटर साइड होगी वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके साथ आपने सेंट्रियोल में देखा था 9+0 अरेंजमेंट था, क्योंकि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं थे। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग, दिस इज 1 माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल दे आर इंटरकनेक्टेड विद अ ब्रिज। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारे सेंटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने प्रेजेंट है, 9 हमारे डबलेट प्रेजेंट है बाहर की तरफ, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल हमारे प्रेजेंट है सेंटर की तरफ। तो अगेन मैं इसको यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, इस डायग्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अगेन हम लोग ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, क्योंकि सर्कल की बहुत जरूरत है, एटलीस्ट हमें समझ में आ जाता है कि हम कितना बना रहे हैं। सो इसको हम डिवाइड करेंगे अगेन 9 पार्ट्स में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। अब मैं इसमें यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ बेटा डबलेट्स। ठीक है, तो सराउंडिंग में हम कितने डबलेट बनाएंगे, यहाँ पर 9 डबलेट। तो 1 2 1 2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया बेटा 9 डबलेट्स। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, ये जो डबलेट है, इन दोनों डबलेट के ऊपर इधर ए माइक्रोट्यूब्यूल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 आर्म्स। ठीक है, यहाँ पर 2 आर्म प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो आर्म्स हैं, दीज आर्म्स दे आर मेड अप ऑफ, इनकी वजह से क्या होता है, एटीपीज की एक्टिविटी होती है, जिससे एटीपी सिंथेसिस होता है। और एटीपी मतलब एटीपी का जो ब्रेकडाउन है, उस ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे मूवमेंट होती है सीलिया और फ्लैजिला की। तो यहाँ पर ये 2 आर्म मैंने बना दिए। इससे पहले मैं यहाँ पर बनाऊं, इसमें हम लोग लेबल कर लेते हैं ए बी। ठीक है, तो ये हमारा ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल। ओके ना, तो ये रहे हमारे ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल। टोटल कितने बनाए हैं बेटा मैंने यहाँ पर पेरीफेरी पे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, 9 डबलेट्स यहाँ पर क्रिएट करे हैं। और इसमें हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेटा 2 आर्म। ठीक है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो अपर वाली आर्म है, दिस अपर आर्म इट वाज लिंक्ड विद द माइक्रोट्यूब्यूल बी। तो कुछ एक इस तरीके से लिंकेज यहाँ पर क्रिएट होती है, लाइक दिस।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लिंकेज है, यहाँ पर हम लेबल कर लेते हैं एक बार। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डबलेट्स। ठीक है, ये डबलेट है, कितने हैं, ये 9 है। ये हमारी दिस इज द ब्रिज, ये लिंकेज है, दिस लिंकेज इट इज नोन एज ए बी लिंकर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए बी लिंकर। ये मैं यहाँ पर बाहर कुछ एक पूरे में नहीं बना रहे, चलो पूरे में बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना दी है, दिस इज शीथ। और ये जो शीथ है, इस शीथ को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्लैजिलर शीथ। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्लैजिलर शीथ। इसको हम लोग फ्लैजिलर शीथ बोल देते हैं। इसमें बीच में यहाँ पर सारे में फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट स्ट्रक्चर इट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो ये पूरा हमारा क्या है, दिस इज मैट्रिक्स पार्ट, दिस इज मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें यहाँ ये हमारी बाहर क्या थी, दिस इज अ फ्लैजिलर शीथ। फ्लैजिलर शीथ, ये सारे डबलेट्स, इन सबको मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारा पूरा पार्ट क्या बना देता है सब मिलके, देयर इज अ फ्लैजिलर एक्सोनियम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, पेरिफेरल एक्सोनियम, दिस इज नोन एज पेरिफेरल एक्सोनियम। एक्सोनियम क्या है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके ना, ये हमारा क्या बन गया, पेरिफेरल एक्सोनियम। बीच में यहाँ सेंटर में अगर मैं बनाऊं तो ये रहा, दिस इज सेंट्रल पार्ट। तो ये हमारा सेंटर में पार्ट है। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको बेटा हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रल शीथ, दिस इज नोन एज सेंट्रल शीथ। और इस सेंट्रल शीथ के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। तो ये शीथ में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोटिब्यूल प्रेजेंट है, एंड दीज माइक्रोटिब्यूल्स दे आर लिंक्ड विद अ ब्रिज। तो ये रहे हमारे यहाँ पर माइक्रोटिब्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे माइक्रोटिब्यूल्स हैं। सेंट्रल शीथ और माइक्रोटिब्यूल्स, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज सेंट्रल एक्सोनियम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एक्सोनियम बोल देते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे ये जो हमारा ए माइक्रोटिब्यूल है, इस ए माइक्रोटिब्यूल से वही आपने सेंट्रियोल में देखा था, तो हब से कुछ अराइज हो रहे थे रेडियल स्पोक्स, पर यहाँ पर ए माइक्रोटिब्यूल से कुछ रेडियल स्पोक्स अराइज होते हैं, लेकिन उनका जो टर्मिनल हेड पार्ट होता है वो स्वेलन होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे दिस कलर आई एम गोइंग टू यूज। तो ये रहा हमारा, दिस इज रेडियल स्पोक, और ये रहा यहाँ पर हेड पार्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर, इस तरीके से आपको ये रेडियल स्पोक्स देखने को नजर आएंगे। ठीक है, तो ये रहा रेडियल स्पोक, जो कहाँ से, जो हेड पार्ट है वो हेड पार्ट से स्वेलन होता है। तो यहाँ पर ओके, सो ये जो ग्रीन कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज रेडियल स्पोक्स। इसको हम बोलते हैं बेटा रेडियल स्पोक्स। और रेडियल स्पोक इट कम इन कांटेक्ट विद द सेंट्रल शीथ, तो उसके बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन जंक्शन। तो ये रहा यहाँ पर ट्रांजिशन जंक्शन। तो ये सभी के इधर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो ये रहा ट्रांजिशन जंक्शन। तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन जंक्शन। ठीक है, सो ये है हमारा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। सो ये हमारा क्या है, दिस इज द टीएस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सेम स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हेडिंग डाल देते हैं, टीएस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके बेटा, गॉट माई पॉइंट। नाउ मैं यहाँ पर इसका अरेंजमेंट लिख देती हूँ। अरेंजमेंट में, इसमें जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कैसा होता है, दैट इज 9 +
2 अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 9+2 अरेंजमेंट है। ये जो 9 है ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, और ये जो 2 है ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे बेटा सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट होता है। और अगर मैं यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बताऊं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर हम देखें तो ये रहा हमारा सिंगल डबलेट। ठीक है, एक सिंगल डबलेट के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर, दैट इज 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो कितने हैं हमारे यहाँ पर, 9 है। तो ये सिंगल डबलेट हमारे कितने हैं, 9 डबलेट्स हैं। तो 9 में कितना हो गया, 9 इंटू 2 दैट इज 18। ठीक है, तो ये हमारे 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये हमारा कहां पर प्रेजेंट है बेटा, पेरीफेरी पर, ये हमारे पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंटर में हमारे कितने हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल। तो टोटल कितने हो गए, 18+2। ठीक है, तो 18+2 कितने हो गए बेटा हमारे, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके, सो ये है हमारा अबाउट द ट्रेस ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब मैं इसमें यहाँ पर आपको लिखवाती हूँ कुछ डाइनिन प्रोटीन्स का जो आर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वो कैसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्म्स है, ठीक है, इन आर्म्स के अंदर दीज आर्म्स दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, दिस इज नोन एज डाइनिन प्रोटीन। इस डाइनिन प्रोटीन के अंदर एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है। ठीक है, एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, किसका, एटीपी का। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, और इस एटीपी से अगर हम देखें तो एटीपी से आगे जाकर के क्या बन जाता है, एडीपी बनता है। और ये जो एनर्जी, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द एटीपी एनर्जी, एटीपी से जब एडीपी कन्वर्ट होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो ये किसके लिए होती है, फॉर द मूवमेंट ऑफ, फॉर मूवमेंट ऑफ, फॉर मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो ये है हमारा अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी 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 लास्ट टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, मास्टर सेल ऑर्गेनेली। ओके, द न्यूक्लियस एज इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज अ मास्टर सेल ऑर्गेनेली। बट इसके बहुत सारे नेम है। ठीक है, मास्टर सेल ऑर्गेनेली, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, इंजीनियर ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, तो बहुत सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। दिस न्यूक्लियस इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कहां पर डिस्कवर किया था बेटा ये, इन ऑर्किड रूट सेल्स। ठीक है, ऑर्किड रूट सेल्स के अंदर ये इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और जो न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी रोल है, दैट हेरिडिटरी रोल इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हैमरलिंग। ठीक है, तो जे हैमरलिंग, इन्होंने क्या दिया था, हेरिडिटरी रोल दिया था। ठीक है ना, सो ये हमारा कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। इसकी अकरेंस कहां कहां पर है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, present in all eukaryotic cell, present in all eukaryotic cell except mature mammalian RBCs, mature mammalian RBC and
सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर बेसिकली अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो होता है जनरली एक सेल के अंदर तो एक होता ही होता है। ठीक है, तो यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, वाइल कुछ के अंदर ऐसा भी होता है कि बाय न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, अलग अलग टाइप की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है ना, सो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग जनरली single nucleus in one cell, generally single nucleus in one cell, sometimes more than one nucleus in a cell। ठीक है, तो समटाइम्स एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। उस कंडीशन को हम बेसिकली यहाँ पर मैं अगर बाई न्यूक्लिएट कंडीशन बताऊं, ठीक है, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर दैट इज द पैरामीशियम। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है यहाँ पर माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस है, दिस माइक्रो न्यूक्लियस इट इज इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। ये कैसा है, रिप्रोडक्टिव होता है, वाइल ये जो मैक्रो है दिस इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर कंडीशन होती है। अगर मैं आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बता दूं, अगर मैं आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड बताऊं, अगर हम आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड बताएं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इट इज सीन इन बोन मैरो, इट इज सीन इन बोन मैरो, इट इज सीन इन स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, ये आप एनिमल जूलॉजी में पढ़ोगे बेटा, एनिमल मसल्स। ठीक है, तो ये हमारा है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड में हम दो टाइप का पढ़ते हैं, एक है दैट इज द कोइनोसाइट और दूसरा है सिनकाइटियम। तो एक है यहाँ पर कोइनोसाइट एंड सेकंड वन दैट इज द सिनकाइटियम। कोइनोसाइट और सिनकाइटियम, देखो कोइनोसाइट क्या है, लेट सपोज ये कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस हुई तो ये न्यूक्लियस एक किस में कन्वर्ट हो गया, टू न्यूक्लियस के अंदर, फिर से कैरियोकाइनेसिस तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, और फोर न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है विदाउट साइटोकाइनेसिस, तो दोनों जगह कैरियोकाइनेसिस हुई बट साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। दिस टाइप ऑफ द कंडीशन इट इज सीन इन कोकोनट मिल्क। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी सेम कंडीशन होती है। ओके, यहाँ पर है दैट इज द सिनकाइटियम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज ये कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है, ये आगे जाकर के अलग अलग डिवाइड ना होकर के सारे के सारे न्यूक्लियस एक साथ अगर मर्ज हो जाए तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नोन एज सिनकाइटियम। ठीक है ना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बार डायग्राम बना रही हूँ आपको न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के बेसिकली बेटा फोर पार्ट होते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो उसके अंदर फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें क्रोमैटिन होता है एंड न्यूक्लियोलस होता है। तो इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताती हूँ। ओके ना, सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, इसका मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको में हम थोड़ा थोड़ा सा रब कर लेते हैं क्योंकि दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होती है। तो ये मैंने यहाँ पर रब किया और ये मैंने यहाँ पर शो कर दी ज्वाइनिंग इस तरीके से। ठीक है, तो भाई ये मैं आपको बनाकर दिखाया है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में दिस वन इज रिप्रेजेंटेड एज अ आउटर मेम्ब्रेन, this one is outer membrane, this one is inner membrane। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं बेटा इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के जो बीच की स्पेस है, इस पूरी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो ये पोर बना है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर पोर है, दिस इज हाईली सेंसिटिव, इट विल अलाउ वेरी फ्यू सब्सटेंसेस दैट इज राइबोसोमल यूनिट एज वेल एज प्रोटीन। इसके अलावा ये कोई भी चीज को मूव करने नहीं देता, दिस इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर, सो दिस इज न्यूक्लियर पोर। ओके, पूरे के पूरे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर सारे में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द न्यूक्लियर पोर। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया है, दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक स्ट्रक्चर। ये जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इट इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना और फाइब्रस लैमिना। दिस इज फाइब्रस लैमिना। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बेटे तो इसके बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको मालूम है कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट स्ट्रक्चर इट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये रहा, मैंने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ कुछ जगहों पे राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो ये मैं पूरा डिटेल में सारा नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बीच में ये मैंने बनाया है, दिस इज अ फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्टोर आरएनए। तो ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो अंदर इसमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरीके का बेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे उनकी बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, गुच्छा, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना होगा। आई थिंक बेटा आपको समझ में आ रहा होगा सब। ये मैं डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन। सो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो सबसे फर्स्ट है, दैट इज दिस वन फर्स्ट। सेकेंड वन हम ये पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर हम पढ़ते हैं क्रोमैटिन, और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर एक इस तरीके का सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा। दिस स्ट्रक्चर, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे स्ट्रक्चर है, दीज स्ट्रक्चर्स दे आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं, सारे स्ट्रक्चर हमारे कौन कौन से होते हैं। सो आई थिंक डायग्राम देखने में भाई बहुत सुंदर लग रहा है, वैसे वाक्य में इसकी तो कोई बात ही नहीं है, बट हाँ इसके बारे में हम लोग और अच्छा पढ़ लेते हैं ताकि हमको और अच्छी चीज की नॉलेज हो जाए। ठीक है ना, चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बड़ा स्टार्ट करेंगे अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज कैरियोथिका। ठीक है, तो इसकी भाई यहाँ पर कितनी, इसकी टू मेम्ब्रेन है। इसमें कितनी, टू मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट होती हैं। दो मेम्ब्रेन में कौन कौन सी, एक है यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और एक है यहाँ पर
इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और ये जो स्पेस है दिस इज नियर अबाउट 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें टू टाइप्स के पोर हैं, एक है सिंपल पोर और एक है एन्यूलस। ठीक है, तो ये अलग अलग पोर होते हैं। यहाँ पर ये रहा, मैं बना रही हूँ, दिस इज सिंपल पोर, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ये कैसा है, लेट सपोज ये एक मेम्ब्रेन, ये आपकी मेम्ब्रेन गई, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज सिंपल पोर। ठीक है, और एक है जो एन्यूलस है, वो कैसा है, जिसमें एक सिलेंड्रिकल की जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ये हमारा एन्यूलस। ओके ना, तो ये जो दोनों ही है, ये दोनों बेसिकली हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, दे इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम बोथ साइड। तो ये किस में है, दे इन्वॉल्व इन पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, इनके अंदर यहाँ पर ही मैंने आपको लिखवाया अभी, दैट इज द न्यूक्लियर लैमिना, this is made up of intermediate filament, made up of intermediate filament। इसका काम क्या होता है, होल्ड द एंड ऑफ द क्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन है उसके एंड को ये होल्ड करके रखे, यही इसका काम होता है। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा, दिस इज होल्ड द एंड ऑफ द क्रोमैटिन, दैट इज अबाउट द न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द दिस इज बेसिकली अबाउट हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ अब हम लोग यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज सेकंड पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट द न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस में मैं आपको बता रही हूँ, न्यूक्लियोलस के ऐसा कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो इसके अंदर लेट सपोज ये एक, मैं क्रोमोसोम का क्रोमैटिन मटेरियल आपको कुछ बता रही हूँ। ठीक है, ये सपोज यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर मैंने कुछ बनाया है, इसमें जो बाहर की तरफ, ठीक है, जो बाहर की तरफ क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। और जो अंदर प्रेजेंट होगा क्रोमैटिन, उसको हम बोलेंगे बेटा दिस इज नोन एज इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। देखो, जो बाहर की तरफ क्रोमैटिन है दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियोलर, जो अंदर की तरफ है उसको हम बोलते हैं इंट्रान्यूक्लियोलर। ये जो क्रोमैटिन है, दिस क्रोमैटिन, इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो क्रोमैटिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज द डीएनए। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन है, इस क्रोमैटिन के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होगा, इस क्रोमैटिन के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए। ये जो डीएनए है, दिस डीएनए इट विल फॉर्म आरएनए, और एक डिफरेंट टाइप का आरएनए यहाँ पर बनता है जिसको हम बोलते हैं ये दैट इज नोन एज आरएनए। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन है यहाँ पर है, इसको हम बोलेंगे दिस इज द राइबोसोमल डीएनए, और ये राइबोसोमल डीएनए क्या बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन के साथ में ज्वाइन करेगा, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए व्हेन इट विल ज्वाइन विद द प्रोटीन्स, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज पार्स फाइब्रियोलोसा। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज पार्स फाइब्रियोलोसा। अब ये पार्स फाइब्रियोलोसा जब बन गया, तो धीरे धीरे करके प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो जो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता है तो वो एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज पार्स ग्रैन्युलोसा। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज पार्स ग्रैन्युलोसा। ये पार्स ग्रैन्युलोसा किसमें इन्वॉल्व होता है, दिस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट।
ठीक है, तो ये क्या करता है, राइबोसोमल सब यूनिट को फॉर्म करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसी के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट फॉर्म हो रही है, दैट इज द ओनली रीजन न्यूक्लियोलस इट इज आल्सो नोन एज राइबोसोमल फैक्टरीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। सो न्यूक्लियोलस इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियोलस इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फोंटाना। ठीक है, साइंटिस्ट फोंटाना ने ये डिस्कवर किया था, और टर्म न्यूक्लियस इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट बोमेन। ठीक है, टर्म साइंटिस्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बोमेन, और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोलस है दिस इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाहर बेटा कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, दिस इज स्फेरिकल। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल है, डेंस है, कोलाइडल। ठीक है, लार्ज भी होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेल में न्यूमरस साइज भी होते हैं, मतलब अलग अलग इसका अमाउंट भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। तो ये कैसा होता है, दे आर लार्जर and more numerous in cell. They are larger and more numerous in cell, and they are actively involved in protein synthesis. They are actively involved in protein synthesis. ठीक है, तो ये है हमारा about the nucleolus। ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है, as this nucleolus involved in the formation of the ribosome, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस is also known as ribosomal फैक्ट्रीज। ठीक है, तो राइबोसोमल इसको फैक्ट्री भी हम लोग बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या होता है, इट इज अ स्टोर हाउस जिसके अंदर डीएनए बनाने का, आरएनए बनाने के सब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हर चीज जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो सारा सामान प्रेजेंट होता है वो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर सैप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इसके अंदर बेटा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं पता ही होगा आपको, दैट इज द डीएनए हो गया, आरएनए। ठीक है, और बेसिक और एसिडिक प्रोटीन्स भी होते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए। कौन कौन से एंजाइम है, डीएनए को बनाने के लिए एंजाइम है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए के लिए है दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। ओके, सम लिपिड्स दे आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ सम मिनरल्स दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये है दिस इज द स्टोर हाउस जहां पर सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग अपना लास्ट पार्ट, दैट इज द क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन ये कैसा है, क्रोमैटिन इट कैन बी कलर्ड और इट कैन बी नॉन कलर्ड। आपको पता होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली इसके दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक यूक्रोमैटिन होता है और एक हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं। तो ये सब हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रोमा का मतलब होता है कैन बी कलर्ड, ठीक है, और टिन का मतलब क्या है, दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है,
सो दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो अगर हम लोग यहाँ पर जैसे क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन का जब कंडेंसेशन होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तो वो कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, लेट सपोज ये इसका एक सेंट्रल पोर्शन है, दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये रही यहाँ पर इसकी दो फिंगर्स, ठीक है। ये रहे मेरा बेसिकली मैं यहाँ पर इसमें 2 क्रोमैटिड्स यहाँ पर फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, इसके बाहर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर। तो जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो पिंक कलर से बनाया मैंने, दिस इज नोन एज काइनेटोकोर, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दीज आर द क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, क्रोमैटिड। कुछ में आपको यहाँ पर एक मैं दिखा रही हूँ, हर जगह हर पेयर क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, बट हाँ कुछ में होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये रहा हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये रही सपोज दिस इज 1 आर्म, ओके। और इसमें यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पर ये मैं लेबल कर देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये रहा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर। नॉर का मतलब क्या होता है, इसी रीजन से न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, तो दिस इज अ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। ये जो यहाँ पर टिप होती है, ये बेसिकली जो टिप है, दिस टिप इट इज नोन एज टीलोमियर। दिस इज नोन एज टीलोमियर। टीलोमियर इट इज अगेन जीसी रिच, ठीक है। तो ये जीसी रिच होता है। तो ये है हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर सेट पूरा। और ये जो हमारा ये कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट है, तो इसमें हम लोग सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स है, ये हर एक जगह पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये हमारा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, दैट इज द नॉर रीजन्स। नॉर को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सर्टेन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सर्टेन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन containing the genes which code for the ribosomal RNA, which codes for ribosomal RNA that induce the formation of the nuclei, ठीक है। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज द सैटेलाइट। Satellite basically these are the rounded body beyond secondary constriction, बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस टाइप के क्रोमोसोम को हम लोग सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। दीज क्रोमोसोम जहां पर सैटेलाइट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज सैट क्रोमोसोम्स। They are to be known as SAT chromosome. SAT chromosome को बेटा that is the sign acid thymonuclein। तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है मैं आपको इसको बता देती हूँ, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिपल स्टार बना रही हूँ। इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल,
in human diploid cell 5 pairs of SAT chromosomes are present. ठीक है, 5 पेयर होते हैं सैट क्रोमोसोम के, वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं ये 5 पेयर? 13, 14, 15, 21 एंड 22nd पेयर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। सो ये सैट क्रोमोसोम्स के बारे में आता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लेना, ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। नाउ मैं 2 टर्म्स यूज कर रही हूँ, अलग अलग टाइप के टर्म्स हैं। एक होता है दैट इज द आइसोब्रैकियल और दूसरा है हमारा दैट इज द हेट्रोब्रैकियल। तो आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम्स हमारे कौन से होते हैं? देखो, आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम बेसिकली बेटा हमारे कौन से होते हैं? वो क्रोमोसोम जिनकी दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं। ठीक है, बोथ अभी जो क्रोमोसोम देखा, उनकी जो दोनों आर्म्स है ऊपर नीचे इक्वल होंगी, तो उस टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम। तो दैट टू बी नोन एज आइसोब्रैकियल। अगर दोनों आर्म्स डिफरेंट साइज की होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, तो उसको हम लोग हेट्रोब्रैकियल बोलते हैं। ठीक है, if both the arms they are unequal, then such type of the condition of the chromosome it is known as heterobrachial chromosome. ठीक है, now इसके बिहार पे अब हम 2 regions देखते हैं on the basis of the staining। यहाँ पर 2 structures हैं, that is the एक है यूक्रोमैटिन और एक है हेट्रोक्रोमैटिन। so 2 types of regions बनते हैं क्रोमैटिन के after staining। कौन कौन से हैं? एक है हमारा दैट इज द यूक्रोमैटिन और एक है हमारा दैट इज द हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, तो एक है हमारा यूक्रोमैटिन, दूसरा है हमारा हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, बेसिकली जो यूक्रोमैटिन है दिस इज लाइटली स्टेन्ड। ठीक है, तो ये आपसे बेटा पूछे जा सकते हैं, ये आपका क्लास 10th 12th में भी आएगा। ठीक है, तो ये कैसा है? लाइटली स्टेन। ये लाइटली स्टेन होते हैं और ये डार्कली स्टेन होते हैं। डार्कली स्टेन और लाइटली स्टेन होने का मतलब क्या है? जहां पर डार्कनेस है इसका मतलब वहां पर जो डीएनए है वो बहुत टाइटली पैक है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक है, तो वहां पर डार्क कलर अपीयर हो रहा है। जहां पर लूजली पैक होता है वहां पर कैसा होता है? दैट इज द लाइट कलर। ठीक है ना, तो दे आर लूजली अरेंज। ठीक है, लूजली पैक्ड। और ये कैसे हैं? दे आर डेंसली अरेंज्ड। These are transcriptionally active। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है वो सारी की सारी कहां पर पहुंचे? आरएनए के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जो हेट्रोक्रोमैटिन है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है, सो ये है हमारा दिस इज अबाउट द स्टेनिंग। नाउ अब हम लोग यहाँ पर मैं आपको कुछ बताती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है ना, सो ऑन द बेसिस ऑफ position of centromere,
क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। बेटा इसमें कोई भी पोजीशन का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग कुछ लेबलिंग कर लेते हैं पहले, ताकि हमको आगे के लिए इजी रहे, या फिर हम इतना नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये भैया मैंने कुछ मेरे हिसाब से काम किया है। अब मैं आपको यहाँ पर इसका कुछ पार्टीशन कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए वो। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन हमारी होती है दैट इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कौन सी है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर दैट इज द मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के अंदर देखो क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो व्हेन सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ये रही सेंट्रोमियर की लोकेशन। ठीक है ना, और यहाँ पे ये मैंने बनाया है दिस इज क्रोमैटिड्स, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर क्रोमैटिड। सो सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द मिडल, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रोमियर है वो कहां पर प्रेजेंट है बेटा, सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम इसकी शेप बनाकर देखें तो इसकी जो शेप बनती है वो कैसी बनती है, इसकी शेप यहाँ पर बनेगी दैट इज द वी शेप। ओके, तो जो शेप यहाँ पर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वी शेप। तो इस टाइप की कंडीशन को, जहां पर सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है, उस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद हमारा है दैट इज द सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है दैट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट नहीं है, मिडल से थोड़ी सी दूर प्रेजेंट है, लाइक दिस। ठीक है, सपोज ये यहाँ पर प्रेजेंट है सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये रहा यहाँ पर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। तो इस टाइप में आप यहाँ पर देखोगे जो क्रोमैटिड्स है वो एक क्रोमैटिड छोटा होगा और एक क्रोमैटिड बड़ा होगा। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सब मेटासेंट्रिक। इसके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो कहां पर प्रेजेंट है, या इससे ज्यादा बेटर है, ये आपको पता ही है। ठीक है, जो सेंट्रोमियर है बेटा वो कहां पर प्रेजेंट है, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, और ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको और फोल्ड करके देखें तो यहाँ पर जो कंडीशन, इसमें जो क्रोमैटिड्स की शेप यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, दैट शेप इट इज नोन एज एल शेप। ठीक है, तो सीधा सीधा शेप वगैरह सब डायरेक्ट आपको पूछी जाएंगी, इसमें आप इसको रट जाना अच्छे से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो शेप यहाँ पर क्रिएट होती है वो शेप कौन सी है, दैट इज द एल शेप। ओके, तो ये है क्या है हमारी, दैट इज द सब मेटासेंट्रिक। नाउ इसके बाद में हमारा है थर्ड वन दैट इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक। तो थर्ड है हमारी दैट इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक। थर्ड वन दैट इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल से थोड़ा सा पहले हो। ठीक है, अवे फ्रॉम द टर्मिनल। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रहा दिस इज सेंट्रोमियर, तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे दिस, और ये रहा दिस वन। ठीक है ना, तो ये कैसा है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द टर्मिनल। अवे फ्रॉम टर्मिनल। ठीक है, और अगर हम इसकी शेप यहाँ पर देखें तो इसमें जो शेप यहाँ पर प्रोड्यूस होती है दैट इज जे शेप। ठीक है, तो ये रही यहाँ पर टर्मिनल पे, ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो कौन सी होती है, दैट इज जे शेप।
और लास्ट है हमारा दैट इज नोन एज टीलोसेंट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ द कंडीशन इट इज नॉट सीन इन द ह्यूमन बीइंग। इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट है, मतलब वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये आप सिर्फ देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रोमोसोम की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इधर क्या है, जो क्रोमोसोम है दैट इज प्रेजेंट एट टर्मिनल, ठीक है, जो एंड रीजन है वहां पर प्रेजेंट है। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो कैसी, आई शेप यहाँ पर क्रिएट होती है। तो ये हमारे बेटा 4 टाइप के क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स बनती हैं और अलग अलग टाइप की यहाँ पर कंडीशन है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 दैट इज द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इन नेक्स्ट क्लास एक बार हम लोग एनसीईआरटी की स्टडी करेंगे। मैं आपको कुछ बड़ा क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगी, उसको आप लोग ध्यान से घर में कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया मौसम है, अच्छे से पढ़ो, खाओ पियो, ऐश करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। इसीलिए बेटा इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और मेरे चैनल से जुड़े रहो। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।